हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे जॉब टॉप 1 पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ऐतिहासिक स्रोत यानी हिस्टोरिकल सोर्सेज का महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। ठीक है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इसमें दोस्तों सारे प्रश्न जो हैं पूछे हुए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं पूछे हैं लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछे जाएंगे आगे। ठीक है। तो दोस्तों टोटल हम लोग इस वीडियो में 70 प्लस प्रश्न करेंगे। ठीक है। और यह एक दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से पक्का एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि दोस्तों एक भी प्रश्न यहाँ से मिस ना हो। ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा। और बगल में बेल आइकन घंटी का निशान भी है, उसे भी दबा लीजिएगा ताकि दोस्तों इस तरह के वीडियोज़ का आपको आसानी से अपडेट मिल सके। ठीक है। पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। पहला प्रश्न में बोल रहा है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टू में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो टू का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। ठीक है। अधिक प्रामाणिक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टू में है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो थ्री का जो राइट आंसर होगा ये हो दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद में। और देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है 1999 SSC में। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। फोर में है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो फोर का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि पुराण। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। फाइव में है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ये हो दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि महाभारत। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। सिक्स में है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि बौद्धों का। ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न कितना बार रिपीट हुआ है, सारे प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 7 में है, जातक किसका ग्रंथ है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ये वो दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि बौद्धों का। ठीक है। जातक जो है ये बौद्धों का एक धर्म ग्रंथ है और ये प्रश्न पूछा हुआ RRB 2003 में। अगला प्रश्न करेंगे। 8 में है, मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि नागसेन। ठीक है। और ये भी प्रश्न रिपीट हुआ देखिए एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न करेंगे। 9 में है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जा सकती है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। 10 में है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है। राजनीतिक नीतियाँ इसका राइट आंसर होगा और ये प्रश्न पूछा हुआ BPSC 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। 11 में है, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। ठीक है। इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 12 अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि पाणिनि के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। 13 में है, महाभाष्य के रचनाकार
का नाम है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पतंजलि। अगला प्रश्न करेंगे 14। इसे बोल रहा है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नाम नायक था। ठीक है, तो इसका जो नायक है दोस्तों 14 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि अग्निमित्र। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा यूपी PCS 1998 में। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो 15 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, और ये भी प्रश्न देखिए कितना बार रिपीट हुआ है। SSC 2002 में पूछा गया, BPSC में पूछा गया है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 16। विक्रम के चरित्र के रचनाकार का नाम है? तो विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है दोस्तों, ये नाम है बिलहन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बिलहन। अगला प्रश्न करेंगे 17। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो 17 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 18 में कि निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस जो हैं ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो 19 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो 19 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि मेगास्थनीज। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 20 में बोल रहा है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो 20 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि इंडिका। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए पूछा BPSC 2005 में। अगला प्रश्न करेंगे 21 में है ज्योग्राफिया की रचना किसने की? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एस्ट्रैबो ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 22 में है प्लिनी की पुस्तक का नाम है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नेचुरलिस हिस्टोरिया। ठीक है, नेचुरलिस हिस्टोरिया इनके पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न करेंगे 23 में है पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी की रचना किसने की? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 24 में है फाहियान कहाँ का निवासी था? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये चीन का निवासी था। ठीक है, फाहियान जो है ये चीन का निवासी था। और ये प्रश्न देखिए RRB 2004 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 25 में है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 26 में है हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? सारे प्रश्न दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ह्वेनसांग। इसी तरह का प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए ये कितनी बार रिपीट हुआ है SSC 2001 में, RRB 2004 में, और दोस्तों 2021 में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है NTPC में। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है 9वीं सदी के भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो 27 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि पाल। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 28 में है अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महमूद गजनवी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 29
अगला प्रश्न है दोस्तों 36 में बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, इन दोनों ने खोज किए थे। अगला प्रश्न करेंगे 37 में है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सर जॉन मार्शल। और ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 38 में है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ठीक है, यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन किया जाता है। और देखिए ये भी प्रश्न पूछा हुआ है रेलवे में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 39, एशिया माइनर स्थित बुगाज कोई का महत्व इसलिए है कि। तो 39 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये देखिए प्रश्न पूछा हुआ बीपीएससी में और एनईटी नेट में और जेआरएफ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 40 में है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप। और देखिए ये प्रश्न कितने बार पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न करेंगे 41 में है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृत एवं ब्राह्मी। ठीक है, प्राकृत व ब्राह्मी में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 42 में है कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 42 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सैर-ए-कूना। ठीक है, सैर-ए-कूना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 43 में है अशोक के मनसेहरा। ठीक है, अशोक के मनसेहरा एवं शाहबाजगाढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खरोष्टी लिपि का। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 44, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खरोष्टी। ठीक है, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न करेंगे 45, हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संदर्भित है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 46, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हाथी गुफा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 47 में सर्वप्रथम भारत में विश्व युद्ध संस्कृत भाषा में यहाँ पे विशुद्ध है, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। ठीक है, शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। अगला प्रश्न करेंगे 48 में है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो 48 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये मिलता है रुद्रदमन के। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा यूपीपीसीएस 1997 में। अगला प्रश्न करेंगे 49, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ 2008 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 50 में बोल रहा है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रयाग के।
ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 51 में है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि समुद्रगुप्त का। ठीक है, ये समुद्रगुप्त का दरबारी शासक था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 52। इसमें बोल रहा है मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि चतुर्थ सदी में। ठीक है, चतुर्थ सदी ईस्वी में। अगला प्रश्न करेंगे 53 में है दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 54 में है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एरन अभिलेख से। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 55 में एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भानुगुप्त। ठीक है, ये भानुगुप्त शासक से संबंधित है और ये प्रश्न पूछा हुआ RRB 2005 में। अगला प्रश्न करेंगे 56 में है ऐहोल प्रस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 57 में है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 58 में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ यूपीएससी 1994 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 59 में है अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ये सूत्रपात किया था दोस्तों राजराजा प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है राजराजा प्रथम ने। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 60 में बोल रहा है कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर मेरू। ठीक है, उत्तर मेरू से। अगला प्रश्न करेंगे 61 में है महाभारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये 600 ईसा पूर्व में प्रचलन हुआ था भारत में सिक्कों का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 62 में है भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आहत सिक्के। ठीक है, आहत सिक्के जो है दोस्तों ये भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 63 में है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडो बैक्टीरियन ने। ठीक है, बैक्टीरियम नहीं, बैक्टीरियन नाम ही ऐसा रहता है, इंडो बैक्टीरियन। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ SSC 2001 और 2002 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 64 में है निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कुषाण ने दोस्तों सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला प्रश्न करेंगे 65 सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि
सीसा के बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 65 तो हो गया। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो ये बने थे सीसा के। ठीक है, अब हम लोग 66 करेंगे। 66 में है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि कुषाण शासकों ने चलाए थे। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी 2006 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 67। तो 67 में बोल रहा है, तो इसे बड़ा कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे सोने के। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 68 में है, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अरिकमेड्डू से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 69 में है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि गुफाओं के शैल क्षेत्र। और ये प्रश्न देखिए पूछा हुआ MPPSC 2003 में। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 70 में है, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण भूमि। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 71 में बोल रहा है कि अंकोरवाट कहाँ स्थित है? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये स्थित है कंबोडिया में। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए दोस्तों कितने बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आरआरबी 2004 और CGPSC 2012 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 72। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये लैटिन भाषा में रचित है। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा हुआ देखिए 2005 में। अगला प्रश्न करेंगे 73। चैतनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अरबी भाषा में लिखा गया है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है NET JRF 2011 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, अगला प्रश्न है 74 में बोल रहा है दोस्तों, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यह था मागध का। ठीक है, किसका व्यवसाय था? तो मागध का। और ये प्रश्न पूछा UPSC 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 75 में है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा BPSC 2017 में। अगला प्रश्न करेंगे 76 में है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व, यानी कि 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? ठीक है, तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। और यह प्रश्न पूछा हुआ NET JRF 2015 में। अगला प्रश्न करेंगे 77 में है, रबातक अभिलेख संबंधित है। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कनिष्क से। ठीक है, ये कनिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न करेंगे 78 में है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेरोडोटस ने। ठीक है, भारतवर्ष के लिए
इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस नामक हेरोडोटस ने किए थे, ठीक है, वैज्ञानिक ने। और ये प्रश्न देखिए पूछा हुआ UPPCS 2017 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 79, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने की थी। और ये प्रश्न देखिए CDS 2018 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों 80, और दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको करते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है, दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है, खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि जो है दोस्तों ये दाहिने से, ठीक है, दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दोस्तों ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में सारे प्रश्न दोस्तों पूछे हुए हैं, और जो नहीं पूछे हुए वो भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाएंगे आगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों एक भी प्रश्न यहाँ से छूट ना पाए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दोस्तों आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ठीक है, उसे प्रेस कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन की घंटी का निशान है उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरह के वीडियोज़ का आपको आसानी से अपडेट मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, और हाँ दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।